हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और वीडियो देखने के लिए रेडी हो गए होंगे और वीडियो देखने का आनंद भी ले रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी होनहार काबिल स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तभी तो मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म। जी हाँ, सो बने रहिएगा हमारे साथ, हर एक विषय की शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्लास 10th, यस बिहार बोर्ड की क्लास 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली का पाठ 6 हम शुरू कर चुके हैं। नाम है बहादुर। अब इस चैप्टर में आप देख चुके हैं कि बहादुर कौन था, क्या हालत हो गई थी बहादुर की, किस तरह से उसकी मालकिन उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। और एक बार तो हद हो गई भाई, जब इनके कुछ गेस्ट या मेहमान घर में आते हैं और उस पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, वो भी सिर्फ 11 रुपए की चोरी का इल्जाम लगाते हैं, जिससे मालकिन, मालिक और उनका बेटा सभी उस पर बरस पड़ते हैं और फिर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। ये हम जान चुके हैं, ठीक है। तो इसी पार्ट के अब हम करेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। इसमें हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, समझना, ओके। प्रश्न को जब हम समझते हैं तभी हमें अच्छे से उत्तर लिखना आ पाते हैं, ठीक है। जितने आराम से अच्छे से प्रश्न को समझेंगे तब हम जाकर कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा, तो ये उस समय का वर्णन है जब लाली मैडम पढ़ा रही थी और वो वाली स्टोरी चल रही थी या वो वाला प्रसंग चल रहा था। तो आप उसको कनेक्ट करके उस उत्तर को सही से लिख पाओगे। क्लियर? चलो आ जाओ तो फिर मेरे साथ शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला और देखते हैं कि पहले प्रश्न में लेखक अमरकांत जी ने क्या पूछने की कोशिश की है आपसे या चलो हमसे। ओके, पहला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? कब, क्यों, कैसे? लेखक को ये कब लगा, क्यों लगा और आखिर कैसे लगा कि उस पर एक बहुत बड़ा सा भारी दायित्व, ये जिम्मेदारी आ गई है? क्या जब बहादुर को घर में लेकर लेखक आए थे तो एक और कैंडिडेट की जिम्मेदारी के कारण उन्हें ऐसा लगा, या फिर किसी एक प्राणी या यूं कहें कि किसी एक बच्चे की देखरेख, परवरिश और साथ ही साथ उसका यहाँ पर रहना पूरी तरह से एक घर के सदस्य की भांति, क्या उससे रिलेटेड है या कोई बात कुछ और है? देखो जरा, लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती रहती थी। नौकर होना चाहिए, घर में कुछ होना चाहिए ताकि घर की अच्छे से कार्यकाज हो सके। कब तक मैं अकेली काम करती रहूंगी? तो इस तरह से वो माला जपना मतलब वही रट लगाए रहती थी कि घर में एक नौकर ले आओ, कोई एक नौकर तो ले आओ, मेरी सहेलियों के यहाँ नौकर है, मेरी भाभी के घर में नौकर है, तुम हो कि नौकरी नहीं लाते हैं, मैं अकेली घर के काम कर करके थक जाती हूँ, उफ, इस तरह से, ठीक है। तो वो उनकी पत्नी जो थी नौकर चाकर नाम की माला ही जपती रहती थी। उनका साला नौकर को लाकर सामने खड़ा कर देता है। अब लेखक महोदय के ऊपर एक भारी दायित्व आ गया था कि नौकर के साथ घर में अच्छा बर्ताव हो, क्योंकि लेखक हमेशा यही सोचते थे, जैसी विचारधारा लोगों की रहती कि सामने कोई भी हो, है तो वो भी व्यक्ति, है तो वो भी भावना प्रधान, तो उसके साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। जैसा कि लोग अक्सर छोटे लोग मीन्स जिनको नौकर चाकर जिन घर में रखते हो तो उन पर अपनी तानाशाही थोपना शुरू कर देते हैं। तो लेखक को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नौकर घर में आएगा उसके साथ ये देवी, मतलब जो उनकी पत्नी थी, वो अजीब सा व्यवहार करे, ठीक है। नौकर घर के अनुकूल वातावरण में ढल जाए और यहाँ टिक जाए बस, क्योंकि पत्नी जी का स्वभाव तेज था और इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नौकर आए और ये अपनी खरी खोटी बातें सुना सुना कर यहाँ से नौकर बेचारा दुखी होकर चला जाए, ठीक है। यही दायित्व था उनके ऊपर सबसे बड़ा, जो कि उनको लग रहा था। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। कैसा था बहादुर? जब पहली बार उसका चरित्र चित्रण किया कि ऐसा दिखता था, लंबा चौड़ा कद काठी वाला बहुत बड़ा सा कोई था, या 10-12 साल का एक सामान्य सा बच्चा था, हाइट थोड़ी कम थी, मुंह चपटा था, ऐसा कुछ दुबला पतला सा शरीर था। तो देखो, नौकर यानी बहादुर का शरीर चौड़ा और कद छोटा था, गोरा रंग और मुंह चपटा था। वह उजला हाफ पैंट और सफेद कमीज, भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बांधे हुए था।
ध्यान रखिएगा कि बहादुर शरीर का अच्छा चौड़ा था, मतलब शरीर से अच्छा था, साथ ही साथ कद में थोड़ा छोटा था और रंग उसका गोरा था और मुंह चपटा था, मतलब ये उसका हुलिया है, ये उसकी कदकाठी है। साथ ही साथ क्या पहने हुआ था, हाफ पैंट और शर्ट, सफेद कमीज, कमीज मीन शर्ट, भूरे रंग के जूते और गले में एक रुमाल बांधे हुए था। ठीक है, ये इस तरह से आप बहादुर का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलें तीसरे प्रश्न की ओर। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? क्या हर घर में नौकर की आवश्यकता है? क्या हर एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहकर अपने सारे काम करेगा? क्या हमें अपने अपने कार्य करने में भी आलस्य महसूस होता है, या फिर यूं कहा जाए कि अब क्या करें, समय का अभाव ही इतना है, दिन दोपहर, सुबह दोपहर शाम रात, हर समय काम काम काम, उफ, फिर घर के काम कब करेंगे, इसलिए नौकर का होना बहुत जरूरी है। तो क्या हर एक घर में नौकर होना चाहिए? बोलो जल्दी, ऐसा होना चाहिए क्या? या सारे व्यक्ति अपना अपना काम कर लें तो नौकर की कोई आवश्यकता ही नहीं? या दूसरे तरीके से देखें कि जो बेचारे बेरोजगार हैं या जिनके पास कामकाज नहीं है, तो कम से कम उनको रहने का ठिकाना मिलेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेंगी और अच्छे से जीवन यापन हो जाएगा, तो नौकर रख लेना चाहिए। चलो देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। लेखक महोदय के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे, अच्छी खासी नौकरी करते थे, इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर थे। जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदारों को मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्यालु हो गई, क्योंकि उनके घर में तो नौकर चाकर, इस कार्य के लिए नौकर, उस कार्य के लिए नौकर। तो लेखक की जो पत्नी थी उसके मन में ईर्ष्या, जलन आ गई कि हो देखो, मैं तो अपने घर का कार्य अकेले ही करती हूँ, कोई नहीं है मेरे घर में। तो इस कारण से उन्होंने क्या कह दिया, इसके बाद घर से घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी। पत्नी ने पति महोदय से कहा कि अब मुझे भी घर में एक नौकर चाहिए, मुझसे काम नहीं होता। अब लेखक महोदय को नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अब ऐसा लग रहा था मानो पत्नी जी तो अनशन पर बैठ गई हूं, हड़ताल कर रखी होगी, अब तो मुझे नौकर चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए लेखक ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, नौकर रख लिया जाए। अगला प्रश्न है, साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार रूप से सुनना पड़ा? तो अब देखिए, साले साहब और लेखक की जो वार्तालाप हुई थी, या जब वो शादी के माहौल में सभी लोग एक साथ मिले थे, बैठे थे, बातें हुई थी, उसका देखो। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़के का किस्सा असाधारण विस्तार रूप से सुनना पड़ा। साले साहब ने एक दुखी लड़के की कहानी सुनाई। आई थिंक ये वही बहादुर है जिसको लेखक फिर अपने साथ ले आए थे। किस्सा था कि वह एक नेपाली था, बिल्कुल बहादुर, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका पिता युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। अब क्या हुआ कि उसकी माँ जो थी वो बहुत गुस्सैल थी, क्रोध आ जाता था उसको बात बात पर, जिससे वो अपने बेटे को खूब मारा पीटा करती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। मतलब जो बहादुर था वो अपनी माँ की बात नहीं सुनता था, घर के काम तो छोड़ो, और भी जंगल मंगल में वहां निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर कहीं घोंसले तोड़ता रहता था, तो कहीं फल फूल तोड़ तोड़ कर खाता रहता था। अब क्या हुआ, इससे उसकी माँ को गुस्सा आता था और उसकी फिर पिटाई लगाती थी वो। अब पिटाई का परिणाम क्या हुआ, एक बार उसने भैंस की पिटाई की, जिसके चलते माँ ने भी उसे खूब पीटा। बिना कारण के भैंस को डंडे डंडे मार दिए होंगे बहादुर ने। अब बहादुर अपनी बहादुरी, दिल बहादुर उसका वास्तविक नाम था, तो इसमें वो लगा। अब जब माँ को ये पता चला तो माँ ने उसकी बहुत पिटाई लगाई। अब उस पिटाई के, अत्यधिक पिटाई के चलते लड़के का मन माँ से फट गया। मतलब अब वो सोचने लगा कि माँ मुझे कितना मारती है, अब मुझे घर में नहीं रहना, मुझे माँ के पास नहीं रहना, और वहां से वो घर छोड़कर भाग जाता है। रात भर जंगल में छिपा रहा, क्योंकि जंगल में तो वो वैसे ही आता जाता था, पेड़ पौधों पर चढ़ा रहता था, फूल पत्तियां तोड़ तोड़ कर मजे लेता था, कहीं पक्षियों के घोंसले गिरा देता था, ये उसकी आदत थी। तो वो माँ की पिटाई खाने के बाद चला गया और जंगलों में छुपा रहा। सुबह होने पर घर से राह खर्च के लिए चोरी से कुछ रुपया लेकर भाग गया।
अब उसने ये माइंड में डिसाइड कर लिया था कि मुझे घर नहीं आना, मैं जा रहा हूं। तो चुपचाप से जो भी कहीं पैसे वैसे होंगे वो ले गया कि अब मुझे जाना कहाँ है। उसको ये पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है, तो वो वहां से चल दिया, कुछ पैसे चुपचाप से बिना माँ को बताए। ठीक है, तो यही कहानी जब साले साहब जी ने लेखक को सुनाई, तब लेखक को ये बड़ी असाधारण सी लगी, क्योंकि ये जब सुना कि ये कितना सा बच्चा है, ऐसी ऐसी बात है, तो वो एकदम सिंपल सी कहानी नहीं लगी, उनको असाधारण सी लगी, क्योंकि हम भी तो सुन रहे हैं ना, हमें वाकई में ये असाधारण कहानी लग रही है। अगला है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। अभी अभी जिक्र हुआ कि माँ की पिटाई के कारण, मतलब माँ उसको मारती पीटती थी, उसके मारने पीटने के पीछे भी कारण था कि बहादुर ना तो काम में हाथ बटाता था, हाथ बटाना तो दूर, और काम फैलाता रहता था, और जंगल में जाकर यहाँ वहाँ पेड़ और जो घोंसले थे उनको मिटाता रहता था, साथ ही जो भी कुछ दिखता था उसको मारता रहता था। मतलब एक उद्दंड टाइप का लड़का था। ठीक है, तो बहादुर कभी कभी पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। एक बार उसने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। कभी कभी पशुओं को चराने ले जाता था, वो भी क्यों, क्योंकि जंगल में तो जाता ही था। अब ना चाहते हुए भी माँ कहती होगी कि इन पशुओं को ले जाओ और चरा कर लाओ, तो किसी कारण से उसने एक दिन उस भैंस को बहुत मारा, बहुत मारा। ठीक है, मार खाने के उपरांत भैंस उसकी माँ के पास पहुंच जाती है। माँ को आभास होता है कि लड़के ने इसको काफी मारा है। पालतू पशु जो रहते हैं, भले ही उनकी वाणी नहीं रहती है, भले ही वो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से मूक भाषा में अपने विचारों को अपने मालिक तक पहुंचा ही देते हैं। तो उसने बहादुर की माँ भैंस को देखकर ये समझ गई कि इस लड़के ने इसको आज बहुत मारा है। ठीक है, माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसके 2 गुनी पिटाई लगानी शुरू कर दी। अब माँ तो आखिर माँ होती है, उसने कहा रुक अभी बताती हूँ तुझे, बहुत मारता है ना भैंस को, अब देख मार खाने पर, डंडे पड़ने पर कितना दर्द होता है, तुझे भी मालूम होना चाहिए। तो वो उठाया होगा डंडा और दे धड़ाधड़ बहादुर को बहादुरी दिखा दी होगी। तो लड़के का मन अब क्या हुआ, जो बहादुर था वो तो अब माँ से पूरी तरह से गुस्सा हो गया। भले ही हम जानवरों को मारें, भले ही हम पक्षियों के घोंसले तोड़ दें, भले ही हम कुछ नहीं करें, लेकिन यदि माँ ने मारा है तो क्यों मारा। हम काम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मम्मी की पिटाई नहीं खाएंगे। इससे अच्छा हम अपने अच्छे अच्छे काम करें ना, तो मम्मी मारेगी क्यों। तो ऐसा किया, तो उसने घर से भागने का डिसीजन ले लिया और वो भाग गया और जंगल में छुपा रहा। अंततः सुबह में घर पहुंचकर चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से फिर भाग गया। पहले तो जंगल में छुपा रहा और चुपचाप सुबह कुछ रुपए पैसे लिए और अब चला वो कि अब तो मुझे नहीं रहना, माँ बहुत मारती है। बच्चा भी है, बाल मन भी है, लेकिन बस ये बताया है इस कहानी में कि कभी भी इस तरह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, कभी भी इस तरह से ऐसे कार्य नहीं करना है। चिड़िया का घोंसला है, कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, को जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, पता है कैसे बना उसका आशियाना, उसका घोंसला। तिनका भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका जुटा कर तब कहीं जाकर वो घोंसला बनता है। और हमें लगता है इतना सा ही तो है, तोड़ दो। तो वो तिनके तिनके एक चोंच उसकी होती कितनी है यार, ये भी तो सोचो कि इतनी सी चोंच में वो तिनके तिनके उठाकर लाती है और कितनी परेशान होती है, तब जाकर उसका एक घर बनता है। और हम गए बहादुर जैसे और वहां पर घोंसले तोड़ ताड़ कर अंडे फोड़ दिए, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तो ये सारे काम नहीं करना है। ठीक है, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जो प्रकृति है, उन पर भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए और उनका भला नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो। इसलिए अब उसने जब माँ ने उसकी पिटाई की तो वो वहां से भाग गया। अगला प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। विचार करें, उसका नाम था दिल बहादुर, लेकिन जब लेखक के घर में वो आता है तो उसका दिल क्यों हटा दिया, सिर्फ बहादुर कैसे रहा वो, मतलब दिल को गोली से मार दिया या डंडे से मार दिया भैंस की तरह, या फिर सिर्फ बहादुर बचा था, दिल था ही नहीं। आखिर दिल हटाने के पीछे क्या कारण था कि लेखक के घर में ही दिल बहादुर अकेला रह गया और दिल कहीं पीछे रह गया। देखो, प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम बताया, दिल बहादुर, दिल बहादुर। यहां दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है। उपदेश देने के दरमियान उसे कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक काम करना है। कहते हैं ना,
अरे भाई दिल से काम मत लो, दिमाग से काम लो। और या फिर आपने ये भी सुना होगा, दिमाग से नहीं दिल से काम लो। क्या आपको कभी लगा है कि दिल और दिमाग अलग अलग सोचता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोचने का काम तो सिर्फ दिमाग करता है, दिल तो सिर्फ धड़कने का काम करता है? तो फिर दिल का सोचना और दिमाग का सोचना अलग अलग कैसे होता है, कब होता है? जब हम, जहां तक यदि मैं बता पा रही हूं, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि जो भी डिसीजंस या फिर कुछ ऐसे निर्णय या कोई ऐसी बातें जो हम भावनात्मक तरीके से इमोशंस के जरिए बिल्कुल ले लेते हैं कि हाँ बेचारा क्या करेगा, कैसे खाएगा पिएगा, और हम भावनाओं में बह गए और उसकी सहायता कर दी। पता चला वो तो सामने वाला चालाक व्यक्ति था, हमें छल कपट के साथ छल कर चला गया। फिर हम चेतन अवस्था में, अरे मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, ओहो मैं भी। तभी कहते हैं भाई दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। तो सोचता दिमाग ही है, सीपीयू यही है, लेकिन बस ये है कि डिसीजंस जो कभी कभी ले लिए जाते हैं भावनाओं में आकर, वो दिल से, उनको दिल का नाम दे दिया है। ऐसा ही है? आप क्या सोचते हो बताना जरूर। अब उससे कह दिया कि तुम कभी भी जो भी कार्य करोगे दिमाग से करना, समझदारी से करना, ये कहा गया था। उपदेश देने के दरमियान, मतलब उसको जब समझाया जा रहा था तो उससे कहा जा रहा था कि किसी के भी साथ भावुकता से पेश नहीं होना, दिमाग से अधिक कार्य करना है, सामाजिक तो उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द ढिशकियां करके उड़ा दिया। मतलब किसी की बातों में मत आ जाना। निर्मला जो मालकिन थी उन्होंने कहा किसी की बातों में मत आ जाना, समझदारी से काम लेना, दिमाग से काम लेना। तो दिल बहादुर की जगह सिर्फ बहादुर रख दिया उसका नाम और दिल उसके नाम से उड़ा दिया। ये किया मालकिन जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आया है व्याख्या कीजिए। व्याख्या समझ रहे हो आप? जैसे आशय स्पष्ट करते हैं तो उस जो भी चैप्टर की कुछ पंक्तियां आएंगी तो उन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है कि आखिर उन पंक्तियों का अर्थ क्या है। लिखा है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हों। किसके बारे में बात की जा रही है कि इतनी मधुर मुस्कान की ऐसा लगता था जैसे गुलाब के फूल की पंखुड़ियां चारों ओर बिखर गई हों? क्या बहादुर बच्चे की बात की जा रही है? हाँ, या फिर निर्मला देवी जी की बात की जा रही है, या फिर उनके बेटे की बात की जा रही है, या फिर स्वयं लेखक की बात की जा रही है? तो बात की जा रही है यहाँ पर केंद्र बिंदु, कहानी का मुख्य नायक बहादुर। ठीक है, देखो अब जब भी आशय स्पष्ट करो पूछा जाए या व्याख्या कीजिए पूछा जाए तो हमें ये बताना पड़ता है, मतलब ये बताना होता है, पड़ता है नहीं, बताना ही होता है। ठीक है, क्या कि ये जो पंक्तियां हैं वो कौन सी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, इसके लेखक कौन है। तो आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के पाठ 6 बहादुर से ली गई हैं, इसके लेखक भी बता सकते हैं आप। ठीक है, अब लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ बहादुर से जुड़ा हुआ है, कि ये जो पंक्तियां हैं वो बहादुर से जुड़ी हुई हैं। जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते थे तो बहादुर सहज भाव से उनके पास आ जाता था और उन्हें एक बार देखकर सिर झुका लेता था और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। घर की मामूली सी घटनाओं को लेखक को सुनाया करता था कि सर या मालिक या साहब आज ऐसा हुआ, और बहुत अच्छे से वो खिलखिलाते हुए प्रसन्नचित होकर अपने मालिक को सारी बात बताया करता था। कभी कहता बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी, तो कभी कहता बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह ऐसी हंसी हंसता था कि लगता जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किस्सा कह दिया हो। उसके निश्चल निष्कलुष हाव भाव से प्रभावित होकर ही लेखक ने लिखा है कि उसकी हंसी बड़ी कोमल थी और मीठी थी, लगता था फूल की पंखुड़ियां बिखरी हों। एकदम पवित्र था उसका रहन सहन भाव विचार। जब भी कहता था बाबूजी आज ऐसा हुआ, बाबूजी पता है आज भैया सिनेमा हॉल गए थे, और खिलखिलाकर हंसते था। कहते हैं ना कि वो जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। तो किसी की वाणी या बोली इतनी मधुर रहती है कि बस लगता है कि सुनते जाओ और खो जाओ। तो बहादुर के बारे में लेखक ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो मधुर भाषी था और बहुत अच्छा था, मतलब स्वभाव से भी बहुत अच्छा था, सोच भी उसकी निष्कपट निश्चल थी, और यहाँ उसे अच्छा लग रहा था। लेखक के घर में अच्छे से जीवन यापन कर रहा था, लेखक भी उसको स्नेह करते थे और वो प्रसन्नता पूर्वक अपने आप को खुश रख रहा था। इसलिए तो लेखक ने कहा कि जब वो हंसता था तो ऐसा लगता था मानो
फूल झड़ रहे हो, ठीक है। इस प्रकार उक्त उक्त मतलब उपर्युक्त, ऊपर लिखी हुई पंक्तियों में लेखक ने बहादुर की निश्चलता, निर्मलता, ईमानदारी और आत्मीय व्यवहार का यथोचित रेखांकन किया है। बहादुर बच्चा था, उसके होठों पर कोमलता और मिठास थी, फूलों के खिलने जैसी खिलखिलाहट थी। इस प्रकार उक्त पंक्तियों में लेखक ने बहादुर के कोमल व्यवहारों जैसे भाव व्यवहारों, ईमानदारी, आत्मीय संबंधों का सटीक वर्णन किया है। जब भी किसी के व्यवहार को बहुत अच्छा बताते हैं या मुस्कुराहट को बहुत ही अच्छा बताते हैं तो उसकी तुलना इसी तरह से की जाती है कि वो जब बोलते हैं तो मानो कि फूल झड़ रहे हो, जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां झड़ रही हो। इस तरह से उपमा दी जाती है। ओके, एक और है कि व्याख्या करना है हमें, पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। क्यों? ऐसा क्या हो गया कि जो बच्चा बहुत अच्छे से काम कर रहा था, खुश था, सारी बातें बाबूजी बाबूजी कहकर सुनाता था, अब उसी लड़के से अधिक गलतियां होने लगी, या फिर जो घर के सदस्य थे उनको उसकी अधिक गलतियां दिखाई देने लगी। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान से सुनना। कि जब किसी के साथ हमारा रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो जाता है, निकट हो जाता है, तो हमें उसकी कमियां दिखने लगती हैं क्या, या फिर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये सुना होगा आपने कि दूर के ढोल तो सुहावने ही लगते हैं और हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, ये सुना होगा। अब जब शुरू में लेखक के घर में जब आया बहादुर तो वो काम करने लगा, सबको बड़ा अच्छा लगा कि वाह वाह नौकर आ गया। धीरे धीरे जब वो यहीं रहने लगा तो सबको उसकी कमियां नजर आने लगी और एक दिन तो हद हो गया था, हद हो गई थी। क्या हुआ था सुनो, चलो देखते हैं इसमें उसका है कि नहीं। अब है कि इसका संदर्भ भी बहादुर से ही जुड़ा हुआ है। बहादुर को लेखक का पुत्र किशोर बराबर पीटा करता था। क्यों? उसको लगता था मैं घर का मालिक हूं, ये नौकर है, तो जब चाहे उसको मारता रहता था। किशोर नाम था लड़के का। कुछ दिन बीतने पर लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारने और डांटने लगी। पहले तो बड़े लाड प्यार से रखती थी, अब क्या हुआ, जो बेचारे बहादुर को डांटने लगी, अब अपनी तानाशाही जताने लगी, अब अपनी हक 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 जताने के लिए मानना थोड़ी जरूरी है। अब एहसान जताने लगी कि हम खिलाते हैं या हमारे घर में रहता है, तो उससे कई गुना अधिक तो वो काम करता था। तो यहाँ पर लेखक का जो बेटा था किशोर, वो भी उसको बात बात पर मानने लगा क्योंकि वो उसी की बराबरी का था। बच्चा तो बच्चा, मालकिन के भी हाथ उठने लगे। अब लेखक को ऐसा विश्वास था कि हो सकता है घर में मार खाने, गाली सुनने के कारण बहादुर दुखी होकर रहने लगा था और इसी कारण उससे कई भूलें हो जाती होंगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल सही सोचा है लेखक ने कि अक्सर कभी कभी जो हमेशा जैसे कोई डांट नहीं खाता है और उसको यदि डांटा मारा जाए तो उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। और कैसे? अच्छे से करके ना, नहीं तो तुम्हें बहुत मारेंगे। अब वो बेचारा, उसका माइंड सारा गायब हो गया। माइंड गायब होना मतलब सोच विचार सब कुछ चला गया और उससे काम बिगड़ने लगे। ये ऐसा होता है, किसी को सिर्फ और सिर्फ प्यार से समझाने पर वो बहुत अच्छे से काम करता है। मुझे मेरी याद आ गई बचपन की। कभी भी चाहे 5वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ या फिर 6वीं से 12वीं तक हॉस्टल में रहकर पढ़ी हूँ, मार तो नहीं खाई है। डांट खाने की नौबत से ही सारा मतलब सिर से लेकर पैर तक कांपने लगती थी और जब कोई यदि डांट दे और गुस्से में कह दे तो काम बिगड़ना ही है। हाँ, अच्छे से कोई समझाएगा तो सारे काम हो जाएंगे। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो। अब क्या हुआ कि लेकिन बाद में चुप हो जाया करते थे, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है कि हो सकता है कि बार बार डांट या मार खाने के कारण उससे गलतियां होने लगी हों। तो ऐसी स्थितियों को लेखक कभी कभी रोकना चाहते थे। घर में ये कहना चाहते थे कि भाई उस उतने से बच्चे पर इतना तो मत करो। हाँ, लेकिन बाद में चुप हो जाया करते थे क्योंकि उनके विचार में नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। ये कौन सी बात हुई? ऐसा ही भाव था, इस कारण वे भी बहादुर की मदद नहीं कर पाते थे और बहादुर दीनहीन रूप में असहाय बनकर लेखक की पत्नी और पुत्र की डांट और मार खाता रहता था बेचारा और सहता रहता था। इन पंक्तियों का मूल आशय अर्थ यह है कि लेखक की मानसिकता भी दो तरह की थी। यहां पर लेखक ने अपनी मानसिकता को ही दो तरह का क्यों कहा है? क्योंकि हर एक व्यक्ति दो तरह की सोच रखता है। एक कहता है मैं नियमित रूप से कार्य करूंगा, दूसरा कहता है चल हट, आराम से कर लेंगे ना, जरूरी क्या है। एक कहता है नहीं,
मैं समय पर उठूंगा और अपने आप को मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और सबका कहना मानूंगा। दूसरा कहता है क्या भाई तू भी पागल है, कर लेना ना आराम से, कर लेना। एक कहेगा विद्यार्थी जीवन की यदि मैं बात करूं, चलो चलो डेली पढ़ाई कर लें, होमवर्क कर लें, नहीं तो फिर परीक्षा के टाइम इतना सारा काम हो जाएगा। दूसरा कहता है अरे परीक्षा के टाइम पढ़ लेंगे ना, अभी तो मौज मस्ती कर लो। तो ये दो तरह की सोच रहती है। तो लेखक ने भी यही बताने की कोशिश की है कि लेखक की मानसिकता भी दो तरह की थी। वे भी सबल की आलोचना नहीं कर पाते थे। सबल मतलब जो शक्ति वाला है। शक्ति वाला कौन? अब उसकी पत्नी हुई, उनकी पत्नी हुई, बेटा हुआ, वो घर के मालकिन है। तो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, या फिर जो सत्तात्मक है या जो है व्यक्ति जिसके पास धन दौलत या शक्ति है, उसकी कोई निंदा ही नहीं कर पाता, उसके बारे में उसकी कोई गलतियां नहीं बता पाता। ऐसा कुछ है क्या? गरीबों के प्रति, नौकर के प्रति उनकी भी भाव दोयम दर्जे की थी। इसी कारण बहादुर की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं रह पाती थी। बहुत मतलब इस तरह से रहने लगा था कि अब क्या करूं, क्योंकि वो अब उसको अपनी माँ की याद भी आती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कैसे याद आती होगी कि माँ भी उसको मारती है, डंडे से मारती थी। भैंस को क्या मार दिया, माँ ने मुझे भैंस की तरह मारा, इसलिए मैं अब तो नहीं जाऊंगा। तो बेचारा बड़े दुखी होकर सहता था। पहले किशोर की मार सहता था, अब तो मालकिन भी उसको मारने लगी थी। अब क्या करता? कभी कभी वो बाबूजी से कहना चाहता होगा, लेकिन बाबूजी से नहीं कह पाता होगा। और लेखक को भी दिखाई देता था कि घर में इसके साथ बर्ताव सही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें लेखक भी, क्योंकि पत्नी जी का ऑर्डर है, आदेश है, तो उनके समक्ष यदि कुछ कहेंगे तो घर में कलह मच जाएगी, इसलिए वे चुप हो जाया करते थे। और बेटा किशोर, जो कि उसके साथ हर समय झगड़ा तो तब होता है जब दोनों तरफ से होता है, वो तो बेचारा जो बहादुर था वो चुपचाप उसकी डांट भी सहता था और मार भी सहता था। ठीक है, ये उसके साथ होने लगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। ये क्यों कहा? किसने कहा? क्या ये लेखक ने कहा या फिर उसके घर की बात है कि यदि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता? कोई कुछ चुरा कर ले जाए और तब हम कहें कि तब खुशी होती, तब संतोष होता, तो ये तो बहुत बड़े दिल की बात है। कि ऐसा क्या हुआ था? क्या बहादुर बिना कुछ कहे घर से चला गया था? इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा कि बेचारा कुछ इतना सा तिनका भी घर से नहीं ले गया और उस बच्चे पर चोरी का इल्जाम लग गया था। देखो, इन पंक्तियों का संबंध उस काल से है जब बहादुर चोरी के इल्जाम और मारपीट, गाली गलौज से तंग आ चुका था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अचानक सिर उठाते वक्त वह गिर गया और दो टुकड़ा हो गए। अब क्या था? बहादुर घर छोड़कर भाग गया। उसे खोजने के लिए लेखक के लड़के किशोर ने शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन बहादुर का कहीं पता नहीं था। वह बहादुर के लिए बहुत दुखी था। वह उसके सुख दुख को याद कर माँ से कह रहा था, माँ अगर वह मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, किंतु अब उसे नहीं मारता पीटता और गालियां भी नहीं देता। क्योंकि कहा है, ये हम जानते हैं ना कि जब तक कोई वस्तु हमारे पास रहती है, कोई व्यक्ति हमारे निकट रहता है, तब तक हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती। जैसे ही वो हमसे दूर चला जाता है तब हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना कीमती है। ये किशोर भी समझ चुका था और क्या कहता था अपनी माँ से उसके जाने के बाद कि माँ यदि अब बहादुर मिल जाए तो मैं अपने से उसको दूर नहीं जाने दूंगा और कभी भी कुछ भी ना तो डांटूंगा, ना गाली गलौज करूंगा, ना उसको मारूंगा। उसने हम लोगों को बहुत सुख दिया, उसने हमारा बहुत साथ दिया, बहुत सेवा की, गलती हम लोगों से हुई है। माँ अगर वह चुरा कर भी ले जाता ना कुछ, ये किशोर कह रहा है, सोचो क्या कह रहा है कि माँ अगर वह कुछ चुरा कर भी ले गया होता तो हम लोगों को संतोष होता, लेकिन वह तो हम लोगों का क्या अपना भी सामान छोड़ गया। बेचारा उसका जो भी सामान था उसको भी छोड़कर वह चला गया, तो वो किसी के पर्स से या बैग से 11 रुपए की चोरी भला कैसे कर सकता था। लेकिन हमने उसका साथ ना देकर, इतने दिनों से, इतने महीनों से वो हमारे साथ था, लेकिन हमने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो हर बार यही कह रहा था कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की, रो रहा था, कह रहा था, उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन फिर भी हमने उसकी बात नहीं मानी। इन पंक्तियों से
यही आशा निकलता है कि आदमी को सद्व्यवहार करना चाहिए, दुर्व्यवहार के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। हमें व्यक्ति को उसके निकट रहते ही उससे बता देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है। गुस्से में तो अक्सर हम सबको जो मन में आता है वो कह देते हैं, तो खुशी में या अप्रसन्नचित भाव में भी कह दो ना, जो है कि आप बहुत अच्छे हो। अपनी मम्मी को गले से लगा लो कि आई लव यू मम्मा, आप बहुत अच्छे हो, आप हमारे लिए कितना सारा काम करते हो। ये इतना कहने से इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि आप खुद महसूस करोगे, बहुत खुशी होगी माँ को। तो यहाँ पर वही है कि जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे निकट हैं, उनसे अच्छे से बर्ताव किया जाए, ठीक है। अगला है, यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। यहां पर संभवतः ये लेखक के कथन है, क्योंकि देखो मालकिन ने मारा, किशोर ने मारा, लेखक ने भी मार दिया। तो अब लेखक पछतावे में है और कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह घर से नहीं भागता। लेखक बहादुर के भाग जाने पर बहुत अफसोस करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह नहीं भागता। ऐसा मेरा विश्वास है। लेखक को अपने आप पर, अपने द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार पर बहुत खेद होता है, बहुत दुख होता है, बहुत पछतावा होता है कि मैंने ये क्या किया उस प्यारे से, फूल से कोमल बच्चे को इन लोगों के कारण। या फिर ऐसे देखो, दूसरों पर इल्जाम लगाना इज नॉट, आई थिंक, गुड, कि इसके कारण मैंने ऐसा किया। बुद्धि कहाँ है, बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो लेखक अब पछता रहा है कि ऐसा नहीं होता। जब निर्मला बहादुर के लिए रोने लगती है, तब विभाग के लेखक उसी समय चारपाई पर बैठकर सिर झुकाकर कह रहे हैं कि यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। एक लेखक इस घटना पर रोना भी चाहते हैं, किंतु भीतर ही भीतर छटपटाकर रह जाते हैं। एक छोटी सी भूल जीवन में कितना दुख दे जाती है। अब लेखक को समझ में आ रही है बात कि वह पहले से सचेत रहता तो ऐसी घटना कभी नहीं घटती। छोटी छोटी बातों पर उसने कभी कुछ नहीं बताया, बस जो होता गया देखता गया चुपचाप। यदि अपने पत्नी को, अपने बच्चे को समझा देता कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, ऐसा ना हो कभी वो घर छोड़कर चला जाए, ऐसा समझाने के स्थान पर उन्होंने भी लेखक ने भी उस बेचारे बच्चे को मारा, जिससे वो घर छोड़कर चला गया। इन पंक्तियों का आशय है कि आदमी के साथ सद्व्यवहार होना चाहिए। संदेह के बीज बड़े भयानक होते हैं। संदेह समझ रहे हो आप? किसी के मन में शक, कहते ना, कोई शक यदि जहां पर आ गया तो वो बड़े खतरनाक बीज होते हैं। इतना सा शक इतना बड़ा रूप ले लेता है। इसलिए किसी की बातों को, तभी तो कहते हैं कानों के कच्चे नहीं होना चाहिए। किसी की भी बातों में आ गए, किसी की भी बातों में किसी के भी प्रति कैसा भी रवैया अपनाने लगे, ये कभी नहीं करना है। सोच समझ के बुद्धि से निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। उनका प्रतिफल भी कष्टदायक ही होता है। आज बहादुर के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, चाहे गाली गलौच नहीं किया जाता, संदेह के आधार पर चोर नहीं ठहराया जाता, तो वह नहीं भागता। अतः संदेह और दुर्व्यवहार से इंसान को बचना चाहिए। कभी भी संदेह जो रहता है कि अच्छा वो इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ, कुछ भी मनगढ़ंत बातें चलती हैं दिमाग में, और उसके कारण व्यक्ति अच्छा खासा साथ में रहते हुए उनमें दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो संदेह बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। इसलिए शक और संदेह को अपने मन में स्थान कदापि ना दें। साथ ही साथ दुर्व्यवहार, हमेशा मधुर व्यवहार अपनाएं, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें। हाँ, ऐसा होता है कि हम अच्छे से व्यवहार करते हैं तो लोग उसकी भी वैल्यू नहीं करते हैं, ये होता है। लेकिन फिर भी हम अपना कर्म क्यों छोड़ें, हम अपनी आदत क्यों छोड़ें किसी के कारण? हमें तो बस अच्छा रवैया ही अपनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? अब आशय स्पष्ट करना है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर, क्या वो बहुत जल्दी से आराम से उसको नींद आ जाती थी और मालकिन मैं जा रहा हूं सोने, अब आप काम करो, ऐसा कुछ होता था? या फिर बेचारा घर के सारे काम काज निपटा कर, किचन चकाचक करके जब सारे अपने अपने बिस्तरों पर चले जाते थे उसके बाद बहादुर जाता था, ऐसा कुछ होता था? या फिर सुबह तो आराम से 8-9 बजे तक सोया रहता था जब सब घर के सदस्य उठ जाते थे? क्या करता था, कैसी थी उसकी दिनचर्या? निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दे दी थी, मतलब उसको सोने के लिए भी घर के कार्य करेगा वो।
हम सब बहुत अच्छे से सोएंगे, लेकिन उसको सोने के लिए घर की ढूंढ ढांड कर फटी पुरानी दरी दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था, जो खटिया रहती है उस पर। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं और काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था और बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। ये कहा है उन्होंने। इसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था, पुरानी स्मृतियों में खो जाता था। इससे उसके बाल मन की स्वाभाविकता की झलक मिलती है। उसके अंतःकरण में निहित विरह का भाव गीत में मुखरित होता था कि विरह मतलब समझते हैं बिछड़ने का। कहीं ना कहीं उसको पछतावा होता था कि मैं क्यों आ गया अपनी माँ से दूर। लेकिन फिर वो एकदम से याद करता कि नहीं, मुझे माँ कितना मारती थी, तो वो गाने तो गाता ही था। इसके माध्यम से लेखक ने बाल सुलभ मनोदशा, स्वच्छंदता के आनंद की स्मृति का चित्रण किया है कि काम काज करके भी बेचारा उस फटी दरी को बिछाकर खटिया पर, खाट पर आराम से बैठता, फिर अपनी टोपी निकालता, फिर कुछ छोटी छोटी चीजें जो रखे रहता था जेब में उनको देखता, फिर उनकी स्मृतियों में खो जाता था, एकदम से खोता खोता ऐसे सोचता रहता था, बहुत सारी ऐसी बातें करता था। और फिर उसके बाद आईने में अपना बंदर की तरह मुंह भी निहारता था और उसके बाद फिर वो खुश होकर सो जाया करता था। मतलब घर का इतना सारा काम करने के बाद भी कभी भी उसने मन में इतनी सी भी शिकायत नहीं आई, उसके चेहरे पर, उसके माथे पर इतनी सी भी शिकन नहीं आई कि उसको इतना काम करना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? जब बहादुर लेखक के घर आ गया तो घर में कैसा माहौल हो गया? देखो, अब जब लेखक के घर में बहादुर आ ही गया तो सारा काम काज जिम्मेदारी हो गई किसकी? बहादुर की। घर के सदस्य तो बड़े आराम से रहने लगे। घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ सुथरा और एकदम चिकना, मतलब चमचमाता हुआ रहने लगा था। सभी कपड़े चमाचम सफेद दिखाई देते। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई थी मालकिन की, क्योंकि अब तो कुछ करना ही नहीं, ना तो कमर दर्द का कहती, ना मैं थक गई हूं ये कहती, क्योंकि अब बहादुर है ना, वो सारे कार्य करता है। अब परिवार का कोई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता था। कुछ भी छोटी से छोटी वस्तु, यदि यहां से वहां का सामान भी उठाना है तो आवाज देंगे, बहादुर वो ले आना, बहादुर ये उठा देना। ठीक है, सभी बहादुर को आवाज देकर काम बताते और उस कार्य को पूरा करता। सभी रात में पहले से ही सो जाते और सवेरे 8 बजे से पहले नहीं उठते थे, लेकिन बहादुर सबके सोने के बाद सोता था और सबके जागने से पहले जाग भी जाता था। अर्थात वो अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से बहुत अच्छे से निभा रहा था। नेक्स्ट है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? आखिर क्या हुआ? जिस घर में वो बड़े अच्छे से रहता था, काम करके भी दुखी नहीं रहता था, जैसा भी रहन सहन या जो भी उसकी मालकिन ने दिया था उसको सोने के लिए, बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, उसमें खुश रहता था। उसे कभी भी किसी बात की परेशानी नहीं हुई, मतलब दिल से वो दुखी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ? जल्दी बोलो क्या हुआ था? उनके घर में मेहमान आए थे और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था। मेहमानों ने लगाया तो ठीक है, बच्चे ने लगाया चलो कोई बात नहीं, मालकिन ने भी लगा दिया, ओके, इट्स ओके। लेकिन लेखक ने भी उस पर संदेह किया। उसकी ईमानदारी, इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों की वफादारी को सबको एक साइड रख दिया और लोगों की बातों में आकर उसकी बहुत पिटाई लगाई। देखो, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छे से रखा गया। शुरुआत में धीरे धीरे लेखक का लड़का उस पर दबाव डालकर काम करवाने लगा। कुछ समय पश्चात पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर करने लगे। एक रिश्तेदार लेखक के घर पर एक दिन आया और रुपए खो जाने की बात करते हुए बहादुरी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि इसी ने चुराए होंगे मेरे बटुए से, पर्स से। उस दिन लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रताड़ित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। और भागा भी तो कैसे? ना तो वो कोई सामान ले गया, इवन जो उसका खुद का सामान था ना वो भी नहीं ले गया। तो वो भला दूसरे की चोरी क्या कर सकता है जो खुद का सामान तक छोड़कर चला गया हो?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? आखिर क्या हुआ था? देखो, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो भी घर में नौकर चाकर होते हैं उन्हीं को शक की दृष्टि से देखा जाता है। कुछ भी हुआ, हाँ इसी ने किया होगा, क्योंकि वो उनका खून नहीं है ना, वो उनका अपना नहीं है ना, भले ही कितना भी ईमानदार हो, लेकिन शक की जो सुई है ना वो वहीं जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ बहादुर के साथ। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लोग घर के नौकर को हे दृष्टि से देखते हैं, मतलब हे मतलब एकदम कि यही कर सकता है ऐसा, यही निंदनीय है, यही चोर है। किसी मामले में उसे दोषी मान लेना आसान लगता है। रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है, जबकि वो सब मनगढ़ंत बातें थी। कुछ भी कह दिया, कुछ भी कह दिया और लोगों ने उसकी बात मान ली, क्योंकि बेचारा वो घर का सदस्य नहीं था ना, तो सब उसकी बात भी मान गए। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है कि मारना, पीटना, गाली गलौज जो अभी तक करते जा रहे थे वो जैसे तैसे मैं सह रहा था, लेकिन अब बहादुर के दिल पर गहरी चोट लगती है। उसे बहुत आघात पहुंचता है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और उसकी मालकिन, बच्चा, यहां तक कि लेखक स्वयं मालिक भी उस पर शक कर रहे हैं। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। उस घटना के बाद से उसे अधिक फटकार का सामना भी करना पड़ता है और उसे काम में अब मन नहीं लगता वहां पर, अब वो उदास रहने लगा। नेक्स्ट है, घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? प्रपंच रचा था, एक ऐसा षड्यंत्र टाइप का रचा था कि इनके घर में नौकर रहने लगा ना, बड़ा आराम हो गया, तो कुछ भी षड्यंत्र रच लिया और बेचारे को वहां से निकलवा कर ही माने। लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए चोरी, मतलब रुपया चोरी का प्रपंच रचा। प्रपंच मीन्स होता है षड्यंत्र। उनका कहना था कि मैं बच्चों के लिए मिठाई नहीं ला सका, इसलिए मिठाई मंगाने के लिए कुछ रुपए निकाल कर यहां रखे थे। देखो जरा, बच्चों के लिए मिठाई ला रहा था मैं, लेकिन नहीं ला पाया, तो मैंने सोचा कि मैं पैसे निकाल कर यहां रख दूं और बच्चों को दे दूं। लेकिन बाद में हम लोग उलझे रहे, इस दरमियान उस रुपए की चोरी हो गई, उन रुपयों की। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर की को पिटाई भी लगी। उस दिन से लोग उसे हमेशा फटकारने लगे कि तू चोरी करता है, तो बात बात पर उसको उसी बात के ताने देने लगे, जबकि उसने ऐसा नहीं किया था। उस दिन से लोग उसे हमेशा फटकार लगाने लगे। वह उदास और अन्यमनस्क रूप से रहकर काम करता था। अंततः घर से अचानक चला गया। रिश्तेदार के प्रपंच के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर फिर से अस्त व्यस्त हो गया। जो मालकिन थी, जो बेटा था किशोर, वे भी उदास रहने लगे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बहादुर कहाँ चला गया। लेखक का बेटा जो किशोर था वो भी कह रहा था कि माँ यदि तुम नहीं मारती तो वो नहीं जाता, काश कि मैं उसको रोक लेता, काश कि, मतलब मैंने भी तो उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया, काश कि मैं उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता। जो अपना सामान खुद छोड़कर भाग गया वो किसी के पैसे भला कैसे चुरा सकता है? माँ, हम सब की गलती है, उसने कोई गलती नहीं की है, उसने कोई चोरी नहीं की है। बहुत पछता रहे थे, कोना कोना छान मारा, लेकिन बहादुर का कहीं पता नहीं चला। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलता पूर्वक करता था, एकदम ईमानदारी और वफादारी से अपनी जिम्मेदारी निभाता था। घर के सभी सदस्यों को बहुत आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारता था। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था कि मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, है ना। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था बेचारा। यही सब कारणों से उसके घर चले जाने पर सबको पछतावा होता है। उसके जाने पर सबको पछतावा हुआ और सब बहुत दुखी हुए। नेक्स्ट है, बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब आपको बताना है बहादुर कैसा लड़का था, निर्मला कैसी स्त्री थी, किशोर कैसा बालक था और स्वयं कथावाचक लेखक कैसे थे। क्या आप बता सकते हैं बहादुर कैसा था? क्या बहादुर बहादुर था? ऑफ कोर्स था। बहादुर बहादुर होने के साथ साथ ईमानदार था, वफादार था, कर्मठ था और बहुत अच्छे से समय का पाबंद था और अपने व्यवहार से सबका मन मोह लेता था। निर्मला जी कैसी थी? ऐसी देखा था ना स्टार्टिंग में इमेज, बिल्कुल डंडा हाथ में रखी हुई है इस तरह से। चलो देखते हैं बहादुर। सबसे पहले बहादुर लेखक महोदय का नौकर था।
वह एक नेपाली था, उसके पिता का देहावसान युद्ध में हो गया था, युद्ध में मारे गए थे उसके पिता। माता ही अकेली घर चलाती थी। एक दिन माँ ने बहादुर को बहुत मारा था, इसलिए बहादुर घर छोड़कर भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। ये बहादुर हुआ। अब निर्मला कौन थी? किशोर लेखक महोदय का लड़का था। किशोर के बारे में बात करते हैं पहले, जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता था। धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी उठाने लगा। बहादुर को घर छोड़कर भागने में किशोर का बर्ताव अधिक कारगर सिद्ध हुआ। ठीक है। निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक महोदय जी की धर्मपत्नी थी, जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। क्यों? क्योंकि उनकी भाभी के घर में नौकर है, तो उनकी पड़ोसी के घर में नौकर है, तो यहाँ नौकर है, वहां नौकर, तो मुझे भी नौकर चाहिए। ये जिद के साथ उन्होंने अपने पति से बिल्कुल कह दिया कि मुझे तो नौकर चाहिए। और जब कभी एक दिन वो समारोह में मिले तो वहां भैया से भी कह दिया। ठीक है। नौकर रखने का शौक था, आवश्यकता नहीं, शौक था। क्योंकि यहाँ वहां है ना, आजकल यही होड़ तो चल रही है। इस होड़ से बचना प्लीज। होड़ में कभी भी मत आना, क्योंकि होड़ हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। करना है तो प्रतियोगिता करना, प्रतियोगिता विकास की ओर ले जाती है। पहले पहल बहादुर के आने पर काफी लाड़ प्यार दिया निर्मला ने, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। यहां तक कि उसने, जो निर्मला थी, वो बहादुर को मारने भी लगे। परिणाम यह हुआ कि बहादुर भाग गया। और अब जब बहादुर भाग गया तो उसके भागने पर वो काफी दुखी हुई और विलाप करने लगती है। विलाप मीन्स रोने लगती है। आगे चलते हैं। कथावाचक कौन था, कैसे थे, वो देखते हैं। कथावाचक, ओके, कथावाचक मतलब लेखक महोदय जी का साला है, जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार सुनाता है। ओके, ध्यान रखना कि कथावाचक लेखक नहीं, लेखक के साले महोदय जी हैं। जब वो एक समारोह में मिले थे तो लेखक को उन्होंने बहादुर के बारे में सारी बात बताई थी कि एक नेपाली लड़का है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है। तो लेखक महोदय का साला है, जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार से सुनाता है। बहादुर को लेखक कथावाचक ही आता है, बहादुर को लेकर कथावाचक ही आता है लेखक के घर में। वह अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा को पूरा करता है। उनकी बहन मतलब लेखक महोदय जी के साले, मतलब उनकी पत्नी के भाई। तो अपनी बहन की इच्छा को उसने पूरा किया और उसके घर में बहादुर नाम के लड़के को लेकर वही आता है। कौन? कथावाचक। कौन? लेखक का साला। कौन? लेखक की पत्नी का भाई, या फिर कहें किशोर का मामा। अगला प्रश्न, निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है कि सिर्फ अफसोस इस बात का हुआ कि अब काम मुझे करना पड़ेगा, या अफसोस का और भी कोई कारण था? बोलो। सिर्फ ये लगा कि ओ अब तो मैं फिर पहले जैसी हो गई हूँ, मतलब अब घर में नौकर नहीं रहा तो अब मुझे सारे काम करने पड़ेंगे, ये सब सोचकर भावुक हुई थी क्या वो, या किस बात पर उसको अफसोस हुआ? निर्मला एक भावुक महिला थी। बहादुर के रहने से उसे बहुत आराम भी मिला था, लेकिन लेखक का रिश्तेदार जब उनके घर में आया तो उसने उससे चोरी के प्रपंच में फंसा डाला, जिसका शिकार बहादुर को बनाया। निर्मला को बहादुर पर बहुत गुस्सा आया और उसे पीटा उसने। उसके बाद से कई बार उसे फटकारती रहती थी कि हाँ तुम बड़े पैसे चुरा लेते हो, ये कर लेते हो, मतलब बात बात पर चोरी का इल्जाम की बात उसको कहती थी। अंत में जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आई कि बहादुर निर्दोष था और उसने रुपए की चोरी नहीं की थी, तब उसे बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ, क्योंकि वो समझ गई थी कि बहादुर ने चोरी नहीं की थी, जो रिश्तेदार थे वो झूठ बोल रहे थे, या ये उनका षड्यंत्र था हमारे घर से नौकर को निकालने का। शायद वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। वह अपने साथ कुछ लेकर भी नहीं गया। उसकी कर्मठता, उसकी ईमानदारी को याद करके निर्मला ने अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए अफसोस किया और वास्तविक रूप में वो पछताने लगी कि ऐसा मैंने क्यों किया। वो तो इतना अच्छा बच्चा था, ईमानदार था, अपने सारे कार्य करता। यदि वो चोर होता तो जब वो हमें बिना बताए चला गया, कुछ भी ले जा सकता था ना, तो घर के सामान तो छोड़ो, उसका जो अपना सामान था वो तक वो लेकर नहीं गया। तो वो लड़का तो बहुत सच्चा है, इस बात का उसको अफसोस हुआ, दुख हुआ। अगला प्रश्न है, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। क्यों ऐसा है कि छोटा मुंह बड़ी बात? इस कथन का समझते हैं ना आप कि देखो, बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती है कि एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे और बिना सामान लिए भाग गया।
यह घटना तो छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात कह गई थी। क्या कह गई थी? सभी को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। अब जब कहते हैं ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, समय रहते उस व्यक्ति की, उस बात की, उस वस्तु की वैल्यू करो। हाँ, वैल्यू मतलब उसको मूल्य दो, उसको एहसास दिलाओ कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। कह दो ना, हाँ कह दो बिल्कुल कि हाँ आप हमारे लिए कितने अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। मम्मी से कह दो, पापा से कह दो, भाई बहनों से कह दो, जो भी आपके आसपास हैं फ्रेंड्स हैं, उनसे कह दो कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो। गुस्से में तो सारी बातें उगल दी जाती हैं, तो जब गुस्सा नहीं हो, जब अच्छा मूड हो, माइंड हो, तो अच्छी बातें भी कह देना चाहिए। क्या पता फिर अवसर आए ना आए। अब सबको पछतावा होने लगा। हर आदमी अपने आप को नीचा अनुभव करने लगा था। निर्मला भी, लेखक महोदय जी का बेटा किशोर भी, और लेखक स्वयं भी कि मैंने आखिर उसे क्यों मारा। यदि मैं नहीं पीटता तो शायद वो घर छोड़कर नहीं जाता, और ये सही है। किशोर बहादुर के मिलने पर उससे माफी मांगने को भी तैयार था। पूरी तरह से उसने छानबीन कर ली थी, लेकिन किशोर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वो ये भी कह रहा था कि बहादुर, मतलब किशोर कह रहा था कि बहादुर यदि मुझे मिल जाए तो मुझसे माफी मांग लूंगा, और कभी भी उसे डांटूंगा भी नहीं, मारूंगा भी नहीं, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। लेकिन काश कि बहादुर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना, वो नहीं मिला। इसलिए कहा है कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा, बहादुर क्यों रखा? बहादुर शीर्षक सुनते ही ऐसा लगता है किसी बहादुर की कहानी है, किसी वीर योद्धा की कहानी है। नौकर रख देते तो क्या हो जाता? हमारी सोच शायद वैसी रहती कि किसी नौकर के बारे में कहानी है, शायद हम उतना कनेक्टेड नहीं हो पाते। ऐसा कुछ, चलो देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है। कहानी का मुख्य पात्र है बहादुर। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद में था, मतलब पूरी तरह से अपना जीवन अपने तरीके से जीता था। जंगल जाता, घुसले मुसले जो भी करता था, सारा काम करता था। मां से मार खाने के बाद घर से भाग आया था। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभावों का भी चित्रण किया गया है। जैसे ईमानदार था, कर्मठ था, सहनशील था, और बहुत ही प्यारा सा बच्चा था वो। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था। मतलब हर एक व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना कार्य करता है और उस पर कोई ऐसे इल्जाम लगा दिए जाए तो उसके मन में बहुत बड़ी ठेस या बहुत बड़ी चोट लगती है। और ऐसा ही हुआ था बहादुर के साथ। जब उस पर एक मेहमान ने गलत चोरी का इल्जाम लगा दिया, वो ठीक था, मतलब वो मेहमान था, उसको क्या पता कि ये बच्चा कैसा है, लेकिन घर के सदस्यों द्वारा उस मेहमान की बात मानना और बहादुर को भला बुरा कहने के साथ साथ उसकी पिटाई लगाना। निर्मला ने पिटाई लगाई, किशोर ने पिटाई लगाई, और लेखक ने भी उसको मारा पीटा, तो वो सहन नहीं कर पाया था। इसलिए ये जो वो फिर घर छोड़कर चला गया था। अंततः फिर वह भागकर स्वच्छंद हो जाता है और वो इस तरह से नहीं रहना चाहता था। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपने अच्छे छवि का चित्र अंकित करके जाता है। कि इमेज पॉजिटिव इमेज थी कि सबको पछताने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि सब समझ गए थे कि गलती उसकी नहीं है, ये मेहमान द्वारा रचाया गया प्रपंच है। पूरे परिवार पर अपने अच्छी छवि का चित्र अंकित कर जाता है। ऐसे में बहादुर ही इसका नायक कहा जा सकता है। इस कहानी का जो हीरो है वो बहादुर है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक है। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है, बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुणों की भी चर्चा की गई है। नौकर यदि होता तो सिर्फ नौकर या दयनीय स्थिति बताते, लेकिन वहां उसकी ईमानदारी, कर्मठता, स्नेह की भावना, वफादारी की भावना, सारी भावनाओं को भी यहां पर रखा गया है। इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखकर बहादुर शीर्षक रखा गया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से सुना है, समझा है, और ये जो भी प्रश्न है इनसे संबंधित जब भी कोई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ जाए या टेस्ट में आ जाए तो आप बहुत अच्छे से उन उत्तरों को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, बैंक,
इंश्योरेंस, एसएससी, आरआरबी और भी सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत ध्यान से हर एक वीडियो को देखना है ताकि आप उसका फायदा या लाभ ले सकें और अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। अब मैं बता दूं आपको कि जो भी आपको वीडियो सर्च करना है, जैसे जिस भी विषय का आपको वीडियो सर्च करना है, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और जब आप टाइप करेंगे तो आपको जैसे मान लीजिए हिंदी का वीडियो देखना है, ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप क्लिक कर दीजिए कि आपको क्या देखना है, क्या पाठ्यक्रम देखना है या फिर कोई भी चैप्टर देखना है, जैसे चैप्टर पहला भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और जब आप जाएंगे उस पर तो उसके जैसे ही वीडियो ओपन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा। इतना मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करती हूं कि जो भी आप वीडियो देखेंगे वो बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा ही आएगा। आपको 100% समझ में आएगा और पसंद आएगा। इसलिए आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना है क्यों? ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस प्राप्त होती रहें और आप सही समय पर सही से वीडियो का लाभ ले सकें। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, आपके परिचित हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, वे भी कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकें, वो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ। समझ आया? तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।